एक हत्या ने यूपी पुलिस के खड़े कर दिए कान। जाग गया अतीक का गैंग, अशरफ का शार्प शूटर ढेर। जांच में खुली बड़ी बात। नेता से बिल्डर तक घूम रहा अतीक का पैसा, दुबई से चल रहा अतीक का काला कारोबार। 121 गुंडे और 72 सहयोगी अभी भी एक्टिव। पुलिस पोली कमर तोड़ दी, लेकिन हकीकत कुछ और है। चौदह करोड़ की जमीन के लिए अपने ही आदमी को उड़ाया। व्हाइट कॉलर बिल्डर्स के नाम गैंग चार्ट में अतीक के बेटे बाहर आए तो निकला काफिला। अतीक तो खत्म हो गया, लेकिन जिंदा है अतीक का गैंग। माफिया को मरे हुए करीब 3 साल हो गए, लेकिन अगर कोई नहीं मरा तो उसका गैंग, उसके पैसे, उसका नेटवर्क। एक बार फिर से ये नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। इस नेटवर्क ने फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यानी मरने के बाद भी अतीक के नाम का खौफ जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। 8 अप्रैल 2026 की शाम प्रयागराज की करेली इलाके में बिस्मिल्ला चौराहे पर एक प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया गया। दिन दहाड़े, और वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक से आए 4 हमलावरों ने इतनी सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस को भी समझने में वक्त लग गया। सबके चेहरे ढके हुए थे, टारगेट पहले से तय था और शूटर ने इतनी करीब से गोली मारी कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। यह उस गैंग का काम था जिसके सरगना को 3 साल पहले कैमरे के सामने ही ढेर कर दिया गया था। आज हम उसी सरगना और उसके गैंग की बात करेंगे, उसके नेटवर्क की बात करेंगे, क्योंकि आज भी वो नेटवर्क जिंदा है। 15 अप्रैल 2023 को पूरे देश ने टीवी पर जो मंजर देखा था, कोलविन अस्पताल के बाहर मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कैसे गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद सरकार ने दावा किया कि प्रयागराज से माफिया राज खत्म हो गया। बयान आए कि गैंग की कमर तोड़ दी गई, बुलडोजर चले, प्रॉपर्टी सीज हो गई। लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 साल बाद जब प्रयागराज की गलियों में फिर से वैसी ही सटीक और प्लान्ड हत्या हुई तो सवाल उठने लगा कि आखिर सच था। लेकिन 3 साल बाद जब प्रयागराज की गलियों में फिर वैसे ही सटीक और प्लान्ड मर्डर हुआ तो सवाल यह उठने लगा कि आखिर टूटा क्या। जिस शख्स को मारा गया उसका नाम था मोहम्मद इरफान। वो प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन पुलिस की जांच में जो बातें निकल कर आई वो चौंकाने वाली है। इरफान कभी अशरफ का गनर हुआ करता था। अशरफ यानी अतीक अहमद का भाई, जिसे उसी रात मारा गया था। अब सोचिए, एक शख्स जो कभी अतीक के भाई का गनर था वो प्रॉपर्टी डीलर कैसे बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हुआ, ये उसी सिस्टम का हिस्सा था जहां गैंग के लोग जमीन कब्जाते, प्रॉपर्टी का धंधा करते और पैसे घुमाया करते। और जिसने इस हत्या को अंजाम दिया वो भी कोई बाहरी आदमी नहीं था। पुलिस के मुताबिक इसमें मुख्य भूमिका रही आसिफ दुर्रानी के भाई राशिद की। आसिफ दुर्रानी कोई मामूली अपराधी नहीं है, वो अतीक गैंग के IS 227 गिरोह का हिस्सा रहा। उसके खिलाफ 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब अगर गैंग की कमर टूट चुकी है तो ये लोग इतनी प्लानिंग से वारदात कैसे कर रहे हैं। दरअसल कोई भी बड़ा क्राइम नेटवर्क सिर्फ एक आदमी पर नहीं टिका होता है, वो एक पूरे इकोसिस्टम पर टिका होता है। उस इकोसिस्टम में शूटर होते हैं जो गोली चलाते हैं, ऑपरेटर होते हैं जो लोकल लेवल पर काम चलाते हैं, बिल्डर और कारोबारी होते हैं जो पैसा लगाते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, और पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं जो पैसा लगाते हैं और बदले में पावर देते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ही सिस्टम में सेंधमारी होती है। अतीक मरा तो सिर्फ एक चेहरा मरा, बाकी का पूरा ढांचा जस का तस खड़ा रह गया। पुलिस भी ये मानती है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर मनीष चांडिल खुद कभी ये कह चुके हैं कि गैंग ने अपने आप को लो प्रोफाइल मोड में शिफ्ट कर लिया है। मतलब पहले जो काम खुलेआम चकिया मोहल्ले से होता था वो अब छिप कर अलग अलग लोकेशन से हो रहा है। पुलिस के मुताबिक गैंग चार्ट में 121 सदस्य और 72 सहयोगी दर्ज हैं। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, इनके बिजनेस कॉन्टैक्ट और एक्टिविटीज की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि अगर इतनी जांच चल रही है तो दिन दहाड़े हत्या कैसे हो जा रही है। और ये नेटवर्क सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है। पुलिस को ये भी इनपुट मिले हैं कि गैंग का एक हिस्सा दुबई से ऑपरेट कर रहा है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और बेटी जैनब के विदेश में होने की आशंका है। गुड्डू मुस्लिम, जो गैंग के सबसे खतरनाक फरार आरोपियों में से एक है, वो भी 3 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 3 साल हो गए और अभी भी प्रक्रिया जारी ही है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। अब एक और एंगल है जो बेहद अहम है। अतीक के 2 बेटे एहजम और आबान अक्टूबर 2023 में बाल सुधार गृह से रिहा हो चुके। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर उन्हें अतीक की बहन शाहीन परवीन को सौंपा गया और वो प्रयागराज के हटवा इलाके में रह रहे हैं। पुलिस उनके कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट और मूवमेंट पर नजर रख रही है। अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर
और अली जेल में। पुलिस का कहना है कि जेल के अंदर से किसी भी तरह की नेटवर्किंग रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए, लेकिन सब जानते हैं कि भारत की जेलों की हालत क्या है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस नेटवर्क के असली मददगार ऐसे व्हाइट कॉलर हैं जो इस गैंग की आर्थिक रीढ़ भी कहलाते हैं। प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर की कई बिल्डर और कारोबारी गैंग चार्ट में दर्ज है। ये लोग सीधे अपराध नहीं करते, ये पैसा लगाते हैं, जमीन दिलाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक नेटवर्क की रीढ़ नहीं टूटेगी। ये बात पुलिस भी मानती है, लेकिन कार्रवाई कितनी हुई ये अभी तक साफ नहीं हुई है। यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं, अभी तक गुड्डू मुस्लिम और शाहिस्ता परवीन क्यों नहीं पकड़े गए, और दूसरा कि अतीक का गैंग अभी तक जिंदा कैसे है, यानी एक माफिया जिसे कैमरे के सामने मारा गया। सरकार ने कहा कि माफिया राज खत्म हुआ, लेकिन 3 साल बाद उसी गैंग के लोग उसी शहर में दिन दहाड़े हत्या कैसे कर पा रहे हैं। फरार अपराधी दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर सहयोगी बिजनेस के नाम पर पैसा बना रहे हैं, और पुलिस कह रही है कि गैंग की कमर टूट चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को अभी भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अतीक को तो मिट्टी में मिला दिया, अब गैंग को मिट्टी में मिलाने की बारी है।